हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सब कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज है हमारा हिंदी में सर्वनाम का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है। उसमें हमने देखा था कि सर्वनाम कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन सा सर्वनाम क्या करता है। तो इसमें हमने दो सर्वनाम की परिभाषा देख ली थी, उसके उदाहरण देख लिए थे, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। आज है हमारा नंबर 3, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें लिखो, वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने? हमारा तब नंबर 3 है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है। तो इसमें ये दो उपवाक्य जो हैं, उपवाक्य ये क्या हैं? दो उपवाक्य क्या हैं? तो इसमें देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, इसमें पहला एग्जाम्पल कि पहला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। तो देखो क्या कहता है संबंधवाचक सर्वनाम हमारा, वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है। तो हमने लिया उदाहरण, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसमें देखो, अगर जो हम केवल इतना लिखेंगे कि जैसा करोगे, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर जो हम इसको छुपा लेंगे और केवल इतना पढ़ेंगे कि वैसा भरोगे, तब भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है, ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, तभी हमारा सही से अर्थ निकलता है। और संबंधवाचक में जो हम उदाहरण लेते हैं, जो ये वाक्य हैं, इनको लोकोक्तियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकोक्तियां। देखो, ये चीज तो आपने पढ़ी होगी, लोकोक्तियां और मुहावरे। मुहावरे जो होते हैं लोकोक्तियों की तरह ही होती हैं, मुहावरे होते हैं। ठीक है। तो मुहावरे में हमारा जो अर्थ होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि हम एक मुहावरा ले लेंगे, अंधे की लाठी। तो इसका जो इसमें अर्थ निकलता है बिल्कुल अलग। तो अंधे की लाठी को हम क्या कहते हैं? एकमात्र सहारा। यानी कि जैसे कि कोई एक परिवार है, ठीक है, उसमें 4-5 जने हैं, चार 5 लोग हैं। उसमें ये समझ लो, एक भाई है, 2 बहनें हैं और माता पिता हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक भाई है वो अपने माता पिता का केवल एकमात्र सहारा है, यानी कि अंधे की लाठी है। ठीक है। तो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो प्रयोग में आते हैं हमारे उदाहरण, उनको हम लोकोक्तियां भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें दूसरा उदाहरण ले लो, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है। जैसा देश वैसा भेष, यानी कि ये वाला वाक्य इस पे निर्भर
कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। और देखो तीसरा, जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। और आ जाएगा इसमें, जो सोएगा, जो सोवेगा, ऐसे लिखो, जो सोवेगा वो खोवेगा, या फिर ऐसे लिखो, जो सोवेगा सो, वो की जगह सो करो, सो होवेगा। ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा देश वैसा भेष, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोवेगा वो खोवेगा। और एक और आता है हमारा, आगे लिख लो, जितनी सफलता नहीं, जितनी मेहनत उतनी सफलता। लिखो, जितनी मेहनत, जितनी मेहनत उतनी सफलता। ठीक है। ये जो हमारी लोकोक्ति है, ये जो हमारा उदाहरण है, ये स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ज्यादा इसका प्रभाव होना चाहिए बच्चे पे, क्योंकि हम जितनी मेहनत करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना सफल होंगे, उतना अच्छा हमारा परिणाम होगा, हमारी जो मानसिक स्थिति है, जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है, उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है। तो इसमें ये सारे हो गए संबंधवाचक सर्वनाम। आपको समझ में आ गया होगा, वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। इसके हमने उदाहरण भी ले लिए हैं और ये भी बता दिया कि इनको लोकोक्तियां भी कहते हैं। ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम हमारा कंप्लीट हो गया। पिछली क्लास में हमने दो पढ़ लिए थे, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब आगे जो आएगा हमारा, वो आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। लिखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें यहाँ तक आ रहा नहीं है, आ रही थी ना पूरी क्लास, और इधर और ये वाला। तो अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है, इसकी पहचान लिखिए, वे सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त हों। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। प्रश्नवाचक में क्या होगा, सिंपल सी बात है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो वे सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त हों। इसमें उदाहरण ले लेंगे। उदाहरण आएगा इसमें, जैसे कि यह है किसका, यह किसका पेन है। ठीक है। देखो, प्रश्नवाचक में क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम जो हमने पढ़ा था, कभी कभी प्रश्नवाचक सर्वनाम में और निश्चयवाचक सर्वनाम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो इसलिए होता है
प्रश्नवाचक सर्वनाम में ये वाला चिन्ह आपको जरूर देखने को मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इस वाले चिन्ह से ही आप पहचान कर सकते हो कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं हमारे, कब और कौन। कब, कौन, क्या, किसको, मतलब आदि, जो वे शब्द आते हैं जिनके आधार पर हम किसी अन्य व्यक्ति से प्रश्न पूछ सकते हैं, वे सारे शब्द हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो ठीक है, हमें पता चल रहा है कि यह किसका पेन है, मतलब हम पूछ रहे हैं कि यह किसका पेन है, तो किसी से प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं, कहने का मतलब यह है किसी न किसी का तो हो गई। तो पहला हो गया हमारा कि यह किसका पेन है। आगे देखिए, दूध में क्या गिरा है, गिरा है। इसमें ये कंडीशन जरूर होती है प्रश्नवाचक सर्वनाम में कि हमें लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना होता है। जब तक हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं लगाएंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का वाक्य है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है हमारा, ये लगाना जरूरी होता है। अगला देखो, अगला कोई सोचो क्या हो सकता है। तुमको कहाँ जाना है, तुमको कहाँ जाना है। ठीक है, अगला लिखो, बाहर दरवाजे पर कौन आया है, कौन आया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात कि ये चिन्ह जरूर लगा होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, इससे हमें सिंपल से पहचान हो जाएगी। दूसरी बात, ये शब्द आते हैं हमारे जिनके अनुसार हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार भी पहचान हो जाएगी। तो इतने रहने देते हैं उदाहरण इसमें, बाकी तो कुछ भी बना लो। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो ये शब्द हैं क्या, कौन, जिससे हम किसी अन्य व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, ये वाले शब्द वाक्य में आने चाहिए, तभी वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। इसी टाइप से आप कितने भी उदाहरण बना सकते हो। ठीक है, तो हो गया हमारा ये 4 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया। अब इसके बाद में आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो अब इसकी बात करते हैं कि इसकी पहचान हम किस टाइप से करेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें लिखिए, वे सर्वनाम जो स्वयं खुद, वे सर्वनाम जो स्वयं खुद अपने आप वे सर्वनाम जो स्वयं खुद अपने आप का बोध कराते हैं, ठीक है, तो क्या समझ में आया इसमें आपको? वे सर्वनाम जो स्वयं, खुद और अपने आप। पहले बात तो ये बताओ, ये स्वयं, खुद और अपने आप का मतलब क्या होता है? स्वयं, खुद, अपने आप का मतलब होता है खुद, मतलब स्वयं भी, खुद भी और अपने आप भी। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम में क्या आएगा हमारा? वे सर्वनाम जो
स्वयं, खुद और अपने आप का बोध कराते हैं। इसमें जो सर्वनाम के मूल शब्द थे 11, उसमें उन शब्दों में था हमारा आप। आप भी लिख सकते हो इसमें, आप। ठीक है, तो इसका जो मूल सर्वनाम के शब्द थे उसमें आया था हमारा आप। अब देखो इसमें उदाहरण, देखो उदाहरण से समझते हैं आगे। तो इसमें उदाहरण आएगा कि मैं अपने आप झाड़ू लगा लूंगा। ठीक है, मैं अपने आप झाड़ू लगा लूंगा। अपने आप मतलब स्वयं या खुद। अगला देखो, मैं स्वयं खाना बना लेती हूँ। ठीक है, क्या इसमें मैं स्वयं खाना बना लेती हूँ मतलब अपने आप खाना बना लेती हूँ। आगे देखिए, वे खुद आ जाएंगे। वे खुद आ जाएंगे। आगे देखो, तुम स्वयं ही अपना कार्य करो। तुम स्वयं ही अपना कार्य करो। ठीक है, तो हमने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, इनसे आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होगा। तो निजवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया। वे सर्वनाम जो स्वयं खुद आप अपने आप का बोध कराते हैं। पहला एग्जाम्पल, मैं अपने आप झाड़ू लगा लूंगा। मैं स्वयं खाना बना लेती हूँ। वे खुद आ जाएंगे। तुम स्वयं ही अपना कार्य करो। ठीक है, इतनी बात से आपको समझ में आई कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। अब अगले पे आते हैं, यानी कि सबसे लास्ट। तो वैसे तो जो टीचर हैं या फिर किताबों में भी तुम देखोगे तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है ये सबसे पहले पढ़ाते हैं। मैंने देखा अन्य टीचर भी सबसे पहले पढ़ाते हैं इसको, लेकिन हम सबसे लास्ट में इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम में कंफ्यूजन हो जाता है ज्यादा बच्चों को। इसमें निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसके एग्जाम्पल और पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो हमारा नंबर 6 जो सर्वनाम है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, नंबर 6 है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 6 पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि सबसे लास्ट। तो इसमें लिखो, इसमें क्या है, लिखिए वे सर्वनाम जो तीन पुरुषों का बोध कराते हैं। 3 पुरुषों का बोध
बोध कराते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है हमारा? वे सर्वनाम जो तीन पुरुषों का बोध कराते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि ये तीन पुरुष कौन कौन से होते हैं। इसके ही प्रकार हैं, ये प्रकार लिख लो यहाँ पे, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। इस टाइप से लिखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, ऐसे लिखो। लिखो पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? तीन। ठीक है, तीन में जो सबसे पहला है वो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। लिखो उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा है हमारा मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इससे अगला है हमारा नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हमारे पुरुषवाचक के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम देखेंगे अब इसमें एक चीज और लिख लो, इसमें एक चीज और लिख लो कि इसमें शब्द कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो उत्तम पुरुषवाचक में लिखो, इसमें आते हैं मैं और हम। ठीक है, इसमें आएंगे हमारे मैं और हम, इसमें आएंगे हमारे तुम, तू और आप। उत्तम पुरुषवाचक में मैं, हम। मध्य पुरुषवाचक में तू, तुम और आप। अब अन्य पुरुषवाचक में आएंगे हमारे यह, वह, ये, वे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उत्तम पुरुषवाचक में जो हमारे शब्द आएंगे जिनके आधार पर हमें पता चलेगा कि ये उत्तम पुरुषवाचक है, ये मध्य पुरुषवाचक है और ये अन्य पुरुषवाचक है। ठीक है, तो उत्तम पुरुषवाचक में मैं, हम। मध्य पुरुषवाचक में तुम, तू, आप और अन्य पुरुषवाचक में यह, वह, ये और वे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बात कर लेंगे हम उत्तम पुरुषवाचक। आप नया हेडिंग बना के लिखें, मेरा तो इसमें है इसलिए यही रहने दिया। आप अगला लिखो कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें शब्द थे हमारे मैं और हम। देखो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और हम तो ये मेन शब्द हैं, मतलब ये तो आने ही हैं। प्लस इसमें आती है कारक विभक्ति, कारक विभक्ति। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कारक विभक्ति क्या होती है। तो कारक विभक्ति वे होती हैं, मतलब कारक विभक्ति इन्हीं का रूप है। जैसे हमने मैं ले लिया, मैं ले लो। ठीक है, तो मैं से हम क्या क्या बना सकते हैं? देखो मुझको, मुझको, मुझसे, मुझको, मुझसे, मैंने,
आदि। तो ये हमारा मेन शब्द है, ठीक है, ये हमारा मेन शब्द है। इस मैं के अनुसार हम जो भी शब्द निकाल के ला रहे हैं, इस मैं के अनुसार हम जो भी शब्द निकाल के ला रहे हैं, मुझको, मुझसे, मैंने, मेरा या अन्य, तो ये क्या होती है हमारी कारक विभक्ति। जैसे हमारा हम है, अब हमसे ले लो, हमसे क्या आ जाएगा हमारा, हमसे, हमारा, हमको, ठीक है, हमसे, हमारा, हमको, हमारे लिए, हमारे और हमारे लिए आदि लिख दो, अन्य शब्द बन जाएंगे इससे, ठीक है। तो ये इन शब्दों से जो हमारे शब्द निकल कर आए हैं, ये होती है हमारी कारक विभक्ति। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में ये दो जो शब्द है हमारे, मैं और हम, ये तो मोस्ट होते ही हैं, प्लस इनकी कारक विभक्ति भी आ जाती है, ठीक है। इनका एग्जाम्पल अभी बताएंगे, पहले हम इनके बारे में जान लें, मेन चीज, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है हमारा मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें भी यही होगा, इसमें भी इसकी जो कारक विभक्ति है, इसमें कौन कौन से शब्द थे, तू, तुम और आ, ठीक है। तो तू से क्या बन जाएगा हमारा, तेरा, तुझको, तेरा, तुझको, तुझसे, ठीक है। तुमसे बन जाएगा हमारा तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुमको, ठीक है। और अगला हमारा आप, तो आप से बन जाएगा हमारा आपको, आपसे, आपको, आपसे, आपके आदि, ठीक है। इनमें भी आदि लिख लो, क्योंकि अन्य शब्द भी बन सकते हैं, बहुत शब्द बन सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जो हमारा उत्तम पुरुष था उसमें थे मैं और हम प्लस कारक विभक्ति, और जो हमारा ये है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें तू, तुम, आप प्लस कारक विभक्ति, कारक विभक्ति, ठीक है। इन चीजों को नोट करते चलना अलग अलग। अगला आता है हमारा लास्ट अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा आ जाएगा हमारा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने कितनी चीजें बताई थी, कौन कौन से शब्द बताए थे, यह, वह, ये, वे प्लस कारक विभक्ति, ठीक है। यह, वह, ये, वे प्लस कारक विभक्ति। तो इसमें भी यही आ जाएगा, देखो यहां से क्या बन जाएगा, देखो इनसे भी हमारे शब्द बन जाएंगे, जैसे कि इन्होंने, इन्होंने, उन्होंने, उनको, ठीक है। इन्होंने, उन्होंने, उनको, उनसे आदि। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि उत्तम पुरुषवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन सी विभक्ति आती है, और मध्य पुरुषवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन सी विभक्ति आती है, और अन्य पुरुषवाचक में भी कौन कौन से शब्द आते हैं हमारे और ये विभक्ति आती है, ठीक है।
मध्य पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, अब देखो कुछ वाक्य देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन से वाक्य में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से वाक्य में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण, ठीक है, इसमें पहला है हमारा मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। उठाना चाहती हूँ। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला लिखो, यह कई दिनों से, यह कई दिनों से भूखा है। भूखा है। ठीक है, अगला हो गया हमारा यह कई दिनों से भूखा है। नंबर 3, वह ईमानदार, वह ईमानदार लड़की है। लड़की है। अगला लिखो, इनको आप में रुचि नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि जो मैंने ये पहला वाला एग्जाम्पल लिखा है, इसमें है मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। तो इसमें जो हम पहचान करेंगे वो करेंगे इस वाले शब्द से। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये हमने कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ा था? उत्तम पुरुषवाचक में पढ़ा था, मध्य में पढ़ा था, या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ा? तो ये हमने कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ा था? सबसे पहले, यानी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये वाक्य हमारा कौन से सर्वनाम का हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला हमारा यह कई दिनों से भूखा है। तो हमने ये भी पढ़ा था, यह, वह, ये और वे। तो ये कौन से में पढ़े थे हमने? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला हमारा वह ईमानदार लड़की है। तो यह, वह, ये, वे अन्य पुरुष में, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? अन्य पुरुषवाचक का हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा इनको आप में रुचि नहीं है। तो इसमें हम ये वाला शब्द देखेंगे। अब आप सोचोगे कि ये जो शब्द आ गया ये आप में, तो ये भी तो हमारे मध्य पुरुषवाचक का हो गया। ठीक है, मध्य पुरुषवाचक में क्या था? तू, तुम और आप। तो ये आप में ये भी तो मध्य पुरुषवाचक के जो सर्वनाम है उसकी कारक विभक्ति है। लेकिन इसमें एक बात सोचनी पड़ेगी कि आगे भी तो एक शब्द है इनको, ये भी हमारा अन्य पुरुषवाचक का इनको। तो हम इसी वजह से इसको पहले पढ़ के देखो, इनको आप में रुचि नहीं है, मतलब आप में ये दूसरे की ओर इशारा कर रहा है। तो इसमें भी हम इसके अनुसार लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? अब देखो एक चीज और है, इस चीज को हम एक तरीके से और देख सकते हैं। एक चीज
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम प्राणी का बोध कराता है, प्राणी का बोध कराता है, प्राणी का बोध। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम प्राणी का बोध कराता है। अब देखो जैसे हमारे ये वाक्य था कि इनको आप में रुचि नहीं है, तो ये जो शब्द है हमारा आप में, तो ये आप में शब्द किसी प्राणीवाचक मतलब जिसमें जान है, जो मतलब जिसमें प्राण है उसी के लिए तो दर्शाया गया है ये शब्द आप में, कि इनको आप में रुचि नहीं है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि जैसे ये पेन है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें इस पेन में रुचि नहीं है क्योंकि ये निर्जीव वस्तु है, इसका कोई सेंस ही नहीं बैठ रहा। हम जो रुचि रखेंगे इनको, जो आप में जो हमारा शब्द आएगा वो किसी प्राणीवाचक संज्ञा के लिए ही प्रयोग होगा, मतलब प्राण मनुष्य के लिए ही प्रयोग होगा जिसमें कि जीव होगा। जैसे क्या ले लेते हैं हम, कोई जानवर ले लो, कुत्ता ले लो, तो कुछ कुत्ते अच्छे होते हैं कुछ खराब होते हैं। तो जैसे कि कोई अच्छा कुत्ता होगा तो क्या कहेंगे कि हम कि ये कुत्ता बहुत अच्छा है, मतलब हमें इस कुत्ते में रुचि है, तो है तो वो प्राणीवाचक ना। तो यही है, इसी वजह से ये अन्य पुरुषवाचक में चला जाएगा, क्योंकि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो हमारा प्राणी का बोध कराते हैं। अब इसमें एक चीज और लिख लो, एक होता है हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, एक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था एक निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम देखो, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तो हमारा प्राणी का बोध करा रहा है, और ये निश्चयवाचक जो सर्वनाम है ये हमारा वस्तु का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? वस्तु का बोध। ठीक है, ये बात मैंने अगले पार्ट में, मतलब पार्ट नंबर 1 में बहुत अच्छे से समझा दी है, देखो। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है हिंदी सर्वनाम की, पहला पार्ट हो चुका है और ये था हमारा दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में हमारा पूरा सर्वनाम का जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम तक हमने सब कुछ इसमें पढ़ लिया है। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है वो देख लेना, बाकी हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर लेके आएंगे हम क्रिया का। ठीक है, अगला चैप्टर क्या होगा हमारा? क्रिया।